गुड मॉर्निंग जी। भाई एग्जाम पेपर आ गया है, तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी ना। बट इस तैयारी को थोड़ा सा और पॉलिश मार देते हैं कुछ और क्वेश्चनों को सीख करके। क्वेश्चन, उनके पीछे छुपी हुई इंफॉर्मेशन और सॉल्यूशंस। इंडियट जो भी हम करने वाले हैं जानकारी तो हमें पहले से है, बस हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं कि हमें नहीं पता। मेरा काम है आपको ये याद दिलाना कि आप हो कौन और आपको तैयार करना उस आने वाली जंग के लिए जिस जंग का नाम है गेट, नेट और ऐसे ही दूसरे एग्जाम। इंडियट ये तैयारी बहुत शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट वे में होने वाली है। आपको वो सभी हथियार मिलने वाले हैं जिन हथियारों की जरूरत आपको लड़ाई में पड़ेगी। अब वो दिन नहीं है कि हम लोग भाले और भर्जियों से काम करेंगे। हमें चाहिए ऑटोमेटिक वेपन्स, और वो वेपन्स ऑटोमेटिक जो फास्ट, एक्यूरेट और एफिशिएंट तरीके से शूट कर सके क्वेश्चंस को, ताकि उनके सही आंसर हमारे सामने हो और हम लोग अपने एग्जाम्स को पार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20 का ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें प्यूरोमाइसिन के स्ट्रक्चरल एनालॉग की बात की गई है। अब प्यूरोमाइसिन का अगर स्ट्रक्चर आप देखो तो देखिए, ये है प्यूरोमाइसिन और ये है एक ट्रांसफर आरएनए जिस पर अमीनो एसिड लगा हुआ है, और अमीनो एसिड वाले पार्ट को फोकस कीजिए दोनों का। तो कोई अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा याद आया आपको? एक्चुअली दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर इससे मैच करते हैं। ट्रांसफर आरएनए में जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये फिनाइल एलेनिन है, लेकिन जो प्यूरोमाइसिन में स्ट्रक्चर है वो फिनाइल एलेनिन या टायरोसिन उनके जैसा मैच कर सकता है। अब क्वेश्चन को देखिए, जो एनालॉग पूछे हुए हैं वो एलेनिन, टायरोसिल, मैथ्योनिल और ग्लाइसिल। क्या कंफ्यूजन बाकी है क्या? अभी भी क्या आंसर मारने वाले हो? बट ऑब्वियस है टायरोसिल ट्रांसफर आरएनए के जैसा है दिखने में, और इसीलिए राइबोसोम कंफ्यूज हो जाता है, समझ में नहीं आता कि ये ट्रांसफर आरएनए है या कुछ और गलती से प्यूरोमाइसिन को वो अपनी ए साइट पे एंट्री करा लेता है, जिससे राइबोसोम का बैंड बच जाता है और ट्रांसलेशन रुक जाता है। ये फोटोग्राफ एलिस इन वंडरलैंड का है, और एलिस इन वंडरलैंड में जो एक कैरेक्टर था उसका नाम था हैटर। हैटर मतलब वो आदमी जो हैट बनाता है। पुराने जमाने में जब हैट्स का बहुत शौक था तो लोग हैट को बनाने के लिए, लाल रंग लगाने के लिए मरकरिक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते थे। बाद में समझ में आया कि जो हैट बनाने वाले लोग हैं वो पागल हो जाते हैं धीरे धीरे, और अब हम जानते हैं कि उस पागलपन का रिलेशन है एक एंजाइम के साथ। इंडीड इन 4 एंजाइम में से एक एंजाइम ऐसा है जिसके लिए मरकरी भी खतरनाक है और आर्सेनिक भी। मरकरी को आर्सेनिक दोनों ही एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उससे। ये रिवीजन है तुम्हारे ग्लाइकोलिसिस, टीसीए और उनके बीच के कनेक्शन का। उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक था पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एक बड़ा सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 एंजाइम होते हैं, E1, E2, E3, और यही वो एंजाइम है जिसको मरकरिक और आर्सेनिक इनहिबिट कर सकते हैं। ये वो एंजाइम है जो ग्लूकोज से बने हुए पायरुवेट को, असिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट कर सकता है। अगर ये एंजाइम काम करना बंद कर दे तो नो डाउट है असिटाइल को एंजाइम ए की फॉर्मेशन पे बहुत बुरा फर्क पड़ने वाला है। ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रहता है। इसके खराब होने से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं। इसलिए आर्सेनिक और मरकरी दोनों हमारे लिए पॉइजन है, क्योंकि ये दोनों इसी एंजाइम के ऊपर असर दिखाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन बायलेयर में नहीं है? चलिए, आपको अगर याद भी नहीं है तो अपने दिमाग में सोचो ना, बायलेयर वर्ड को दिमाग में बजाते रहो और साथ में ऑप्शन बोलते रहो। बायलेयर कोलेस्ट्रॉल, बायलेयर पीई, बायलेयर पीएस, बायलेयर ट्राइसैलग्लिसरॉल। घंटी तो बज जाएगी अपने आप। कोलेस्ट्रॉल तुमने सुन रखा है, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन सुन रखा होगा, फॉस्फेटिडाइल सीरीन भी सुन रखा है, लेकिन ट्राइसैलग्लिसरॉल मेम्ब्रेन में नहीं सुनते हम लोग, क्योंकि ट्राइसैलग्लिसरॉल तो आपकी फैट्स के अंदर है, आपकी जो एडिपोज टिश्यूज हैं उसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बनाने के लिए अच्छे नहीं है। इंडियट जो लिपिड की बायलेयर होती है उसके अंदर आपको मिलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, पीएस, पीआई वगैरह, और मिलते हैं आपको कोलेस्ट्रॉल्स। इसके अलावा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट भी मिल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमेशा बाहर वाली साइड पर ही मिलते हैं, ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ मेम्ब्रेन बनाने का काम नहीं आता, इससे कुछ विटामिन भी बनते हैं, जैसे कि विटामिन डी, तो कुछ स्टीरॉयड हार्मोन भी बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, मेम्ब्रेन की विस्कोसिटी को मेंटेन रखता है, और ये वो भी है जो लिपिड ड्राफ्ट में पाया जाता है। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, 4 मेन इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, वो हैं फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल कोलाइन और स्फिंजोमाइलिन। स्फिंजोमाइलिन और कोलेस्ट्रॉल मिलकर के लिपिड ड्राफ्ट भी बनाते हैं। इंडीड जब भी कभी आप फॉस्फोलिपिड्स की बात करो और लिपिड बायलेयर की बात करो तो ये नाम है जो आपके दिमाग में घंटियों के रूप में बजते रहने चाहिए, पीई, पीएस, पीसी एंड स्फिंजोमाइलिन। ट्राइसैलग्लिसरॉल्स मेम्ब्रेन के अंदर नहीं पाया जाता। इंडीड उसको अगर मुझे ब्लड में ट्रांसपोर्ट कराना हो फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द एडिपोज टिश्यू तो उसके लिए बॉल की तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। एक लिपिड की लेयर बन जाती है जिसमें प्रोटीन्स भी हैं और लिपिड भी हैं।
ये प्रोटीन्स और लिपिड जो है एम्फीपैथिक नेचर के हैं, पानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं और लिपिड से भी। तो ये ढक लेते हैं सारे ट्राइसैलग्लिसरॉल्स को, अपने अंदर छुपा लेते हैं पानी से, और तब ये पूरी बॉल जिसे हम काइलोमैक्रोन कहते हैं, ये है जो मेरे ब्लड में ट्राइसैलग्लिसरॉल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ऐसे ही और बड़ी बड़ी बॉल्स भी हैं, जैसे कि आईडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल वगैरह, वो भी आपको दिखनी चाहिए। और जब आप इन बॉल्स की बात करते हो जो ये लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो इसमें प्रोटीन कौन सा है ये भी याद रहना चाहिए कि किस बॉडी के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफएबी फ्रेगमेंट के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है। देखिए, एंटीबॉडी में जो है 2 एफएबी मिलते हैं और एक मिलता है एफसी पार्ट। इन तीनों को मिला के बोलते हैं एक एंटीबॉडी। एफएबी पार्ट है जो एंटीजन से बाइंड करता है, और एफसी पार्ट है जो इम्यून सिस्टम को बताता है कि जी मैंने कोई बाइंड कर रखा है। चाहे वो कंप्लीमेंट की एक्टिवेट करने की बात हो, चाहे वो मास्टर सेल का डीग्रेनुलेशन हो, चाहे वो एडीसीसी हो, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी जिसमें न्यूट्रोफिल्स वगैरह आती हैं, या फिर ऑप्सोनाइजेशन मतलब एनहांसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस, या फिर बी सेल का एक्टिवेशन। इन सब कामों में एंटीबॉडी को पूरा होना जरूरी है। एंटीबॉडी 4 चेन का बना होता है, 2 हैवी और 2 लाइट। लाइट चेन मुझे केवल एफएबी में मिलती है। एंटीजन से बाइंड करने का जिम्मा है एफएबी का, और इम्यून सिस्टम को जगाने का जिम्मा है एफसी का। अकेला एफएबी केवल न्यूट्रलाइजेशन कर सकता है, मतलब एंटीजन को सेल में घुसने से रोक सकता है, और कुछ नहीं कर सकता अकेला एफएबी। अब देखिए कि एफएबी की बात क्या क्या है। इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट है जी, इसके अंदर लाइट चेन पूरी है, पूरी चेन होती है। उसके अंदर 2 फ्रेगमेंट होते हैं एफएबी के, एक आईजीजी में, वो भी सही है। ये कंप्लीमेंट एक्टिवेट करता है, कंप्लीमेंट फिक्स करता है? नहीं, कंप्लीमेंट फिक्स करने के लिए एफसी पार्ट का होना जरूरी है। तो ये है वो पॉइंट जो गलत है। सिमिलरली जब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 29 की, तो यहाँ क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रखी है। बहुत फेमस मॉलिक्यूल है। एमएससी मॉलिक्यूल इसलिए भी खास है क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। क्लास 1 एमएससी सभी न्यूक्लियोटाइड सेल पे मिलता है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनमें नहीं मिलेगा, तो मतलब आरबीसी पे नहीं मिलेगा। बाकी जितनी भी न्यूक्लियस वाली सेल्स हैं, चाहे फिर वो मेरी मसल सेल्स हो, चाहे वो मेरी बी सेल हो, चाहे मेरी टी सेल हो, चाहे मैक्रोफेज हो, हर एक के पास मिलने वाला है। ये बहुत डाइवर्स नेचर के होते हैं। कोई भी इंसान एक एमएससी की 2 एलील लिए हुए, क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं, लेकिन हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में हमने पाया कि एमएससी जीन की हजारों एलील्स हैं, बहुत पॉलीमॉर्फिक है, बहुत डाइवर्स टाइप का। और यही एमएससी के मॉलिक्यूल्स एंटीजन को पकड़ करके टी सेल को दिखाते हैं, और टी सेल एंटीजन को पहचानते हैं और एमएससी को भी देखते हैं कि एमएससी कौन सा है, और उस बेस पर टीसी या टीएच, CD4 या CD8 सेल्स, CD4 होती हैं टीएच और CD8 होती हैं टीसी, ये एक्टिवेट होती हैं। एमएससी के मॉलिक्यूल्स को पहचाना जाता है कि एमएससी है कौन सा। एमएससी 1 एक अकेली चैन का है। एक अलग से एक चैन आ गई है जिसका इस परिवार से कोई रिलेशन नहीं है, बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन, और वो नॉन कोवेलेंटली चिपकी हुई है एमएससी 1 की अल्फा चैन के साथ, और इसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। जबकि एमएससी 2 में 2 सेपरेट चैन है और दोनों ही एमएससी हैं, अल्फा बी और बीटा बी। देखिए, एमएससी जीन जो है या एमएससी जो लोसाई है, उस लोसाई से बनने वाले प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलेंगे एमएचसी प्रोडक्ट्स। बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन उसका प्रोडक्ट नहीं है, और वो नॉन कोवेलेंटली अटैच है। तो अब अगर हम ये बात देखें तो पॉलीमॉर्फिक है, टीसीआर से इंटरेक्ट करता है, सभी न्यूक्लियोटाइड सेल पर मिलता है, और बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन कोवेलेंटली अटैच्ड है। कोवेलेंटली थोड़ी अटैच्ड है, वो है नॉन कोवेलेंटली। तो ये है जो बात ट्रू नहीं थी। सेम ऐसे ही अब ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स और उनके कोफैक्टर्स की। याद रखिएगा, एंजाइम और कोफैक्टर का रिलेशन क्या है। एंजाइम है हॉस्पिटल और कोफैक्टर है डॉक्टर। हॉस्पिटल नाम की बिल्डिंग इलाज नहीं करती, इलाज करते हैं डॉक्टर। जैसे कि तुम्हारे पेन को ले लो, तुम्हारे पेन में जो इंक भरी हुई है, उस इंक को इस्तेमाल करके लिखने की कैपेबिलिटी निब में है, बाकी किसी पेन के पार्ट में नहीं है। हाँ, दोनों का होना जरूरी है काम करने के लिए। तो ऐसे ही जो एंजाइम्स का जो प्रोटीन पार्ट होता है, वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है असली कलाकार को। असली वो कलाकार जो रशन करेगा, और वो कलाकार है कोफैक्टर, वो है जो रशन कैटलाइज करता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, कुछ घंटी बजी नाम सुनकर के। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में ये वो एंजाइम था जो सबसे पहला और इंडीड एकमात्र NADH बना रहा है। तो NADH बनाने के लिए इसको NAD पॉजिटिव नहीं चाहिएगा क्या? Q का 3। अब तुम अगर Q के 3 को ही ढूंढना शुरू कर दो तो ये तो एक ही ऑप्शन में है, हो गया सॉल्व। गेट के एग्जाम में एक ट्रिक ये भी है कि जब भी आपके पास मल्टीपल चॉइस आए, तो बिना अपना टेम्पर खोए, बिना अपने आप को डराए, एक बार पढ़ तो लो उसमें देखा रखा है
क्या पता कोई एक आधा एंजाइम या कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसे तुम पहले से जानते हो और उसके बेस पर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। गेट में ये खास बात है, ध्यान रखना इस चीज को, यूज करना इस बात को। लेकिन क्योंकि आप गेट के एग्जाम देने वाले हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि लैनिंजर की बुक खोल करके एंजाइम के चैप्टर में जो कोफैक्टर्स और एंजाइम के टेबल्स दे रखे हैं, 2 या 3 टेबल है हार्डली, उनको देख जरूर लेना। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन अनदर एग्जाम्पल है स्मचिंग का। अब इसमें से कौन सा चीज तुम्हें एग्जैक्टली पता है? कोलेराटॉक्सिन, पर्ट्यूसिटॉक्सिन, IP3, कैफीन। हो सकता है हर एक के बारे में हल्का फुल्का आइडिया हो। GPCR वाली पाथवे याद है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर? उस पाथवे में या तो साइक्लिक एमपी वाली कहानी थी या IP3 की थी, एक सेकेंडरी मैसेंजर। और IP3 क्या करता था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाइंड करके चैनल से कैल्शियम का चैनल खोलता था, जिससे इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो लो जी, IP3 को कैल्शियम से जोड़ दो। R4, अब चेक करो R4 कितने में? देखो सेम उसी लॉजिक से ये भी सॉल्व है। हाँ, ये असल में कंट्रोल सिस्टम है सेल का, लेकिन अगर ये एंजाइम खराब हो जाए तो साइक्लिक एमपी बनेगा और बनके जल्दी से डिग्रेड नहीं होगा। तो नतीजा, कैफीन पी करके आपके सेल में साइक्लिक एमपी के लेवल बढ़ जाते हैं और यही है जो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर रहा होता है। और यही वो कारण है से कॉफी पी करके आपके नींद भाग जाती है। तो पर्ट्यूसिस और कोलेरा, ये दोनों टॉक्सिन्स ऐसे हैं जो एक इंटेस्टाइन की सेल पर हमला करता है और एक आपके लंग्स की। दोनों के काम करने का मैकेनिज्म अपोजिट है, इफेक्ट सेम है। रिवाइज करना चाहिए ये चीजें कि कैसे कैसे क्या क्या होती हैं। GPCR को तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि कितने तरह के G अल्फा होते हैं, स्टिमुलेटरी, इनहिबिटरी वगैरह, और वो किस सिग्नलिंग को ऑन करते हैं। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये कोलेरा जैसे टॉक्सिन 2 यूनिट वाले होते हैं, जिनमें से एक यूनिट होती है रिसेप्टर से बाइंड करने वाली, जैसे कि इस केस में B है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोस के थ्रू टॉक्सिन अंदर आ गया, एंडोसोम में pH बदली तो टॉक्सिन का जो पार्ट है A वो बाहर निकल आया, उसने जाकर के G अल्फा की स्टिमुलेटरी यूनिट को ADP राइबोसाइलेशन कर दिया और इसे परमानेंटली एक्टिव कर दिया। अब ये इनहिबिट नहीं होनेगा, ये जाएगा एडिनाइल साइकिल से बाइंड करेगा और उसे भी परमानेंट एक्टिवेट करेगा और फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को काम करने से, और ये बड़े लेवल अल्टीमेटली CFTR जैसे चैनल खोल देते हैं, वो जो क्लोराइड को बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दस्त हो गया यार। CFTR को थोड़ा सा और भी सोचना, क्योंकि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ भी है क्लोरीन का चैनल। एग्जाम चाहे CSIR नेट 2019 के लिए हो या फिर गेट 2020 के लिए, तैयारी सॉलिड होनी चाहिए, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट वे में। ऐसी तैयारियां iFly के साथ होती हैं आपके घर बैठे। ये क्लासेस ऑनलाइन है, व्हाट्सएप के थ्रू असाइनमेंट्स आते हैं, हाई क्वालिटी लेक्चर मिलते हैं, टाइम तुम्हारे अकॉर्डिंग। जब तुम्हें पढ़ने का मन करे तब तुम पढ़ सकते हो। इन क्लासेस के साथ आप तैयारी कर सकते हैं नेट, गेट जैसे एग्जाम्स की, इसके अलावा ARS, ICMR, DBT और SLET जैसे एग्जाम्स की। अगर आप BSc कर रहे हो तो MSc एंट्रेंस के लिए भी तैयारी कर सकते हो। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981। हम लोग कॉल करेंगे और समझाएंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा तो कर लो घंटी के साथ। और फिलहाल तो तुम मजे करो। बाय बाय।